सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रंच विद कॉमर्स। और आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनरशिप का बहुत कोर टॉपिक है, जिसका एक सिंगल फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इसकी वेटेज आपकी 6 to 10 मार्क्स होगी। मैं 6 to 10 मार्क्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीबीएसई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स है और आईसीएसई में भी, मतलब आईएसई में भी इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और 2-3 नंबर मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, एमसीक्यू में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको स्किप नहीं करना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज इसका वन शॉट रिवीजन करा दूं, क्योंकि बोर्ड से पहले हमें एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें हर चीज़ हो, ताकि हमारा जितना भी पूरे चैप्टर में जो जो भी मेन चीज़ें हैं वो सारी रिवाइज हो जाएँ। मे भी थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में स्किप कर दोगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद मैं बीच बीच में ही आपको उसका रिवीजन करा दूँ और आपको उससे अपने 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि ये पूरा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कैसे प्रोसीड करना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस पर आपको अब सारी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी जो आपका लास्ट टाइम पे वन शॉट रिवीजन करा देंगी। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट, जिसमें बेसिकली एडजस्टमेंट आपको समय मिलेगी। एडजस्टमेंट जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल आपको एग्जैक्टली लिख के नहीं दी गई होगी, जो आपको सारा क्वेश्चन करने के बाद पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे निकालनी होगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द क्वेश्चन, और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है और कैसे साथ साथ एंट्री करनी है, क्या एडजस्टमेंट, कहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की हमें रिक्वायरमेंट है, नहीं है, या जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। कुछ ट्रिक्स आपको ऐसी होंगी जो शायद नई लगेंगी, तो वो उसको देखना ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप क्वेश्चन को टाइम से कंप्लीट कर सको। देखो, हमारा क्वेश्चन है आशुतोष एंड विवेक आर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। इसका मतलब पुरानी रेशियो हमारे पास चल रही है 3:2। कुछ लोगों को क्वेश्चन रीड करना नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन भी रीड कर रही हूँ। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से उसको नए पार्टनर को ऐड किया है। एंड दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 4:3:3। तो आपका एक काम तो आसान हो गया कि आपको न्यू पीएसआर दे रखा है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। तो एक चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई कि अब आपको जब नई बैलेंस शीट बनानी होगी उसकी तारीख क्या होगी, उसकी तारीख होगी 1 अप्रैल 2019, जिस तारीख से नया पार्टनर आया है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम इस पॉइंट पे भी अपने नंबर को लॉस कर देते हैं कि हमने 1 अप्रैल की जगह पे 31 मार्च लिख दिया। ध्यान रखना, जब नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर डेट पे हमारी बैलेंस शीट नई वाली बनेगी। अब एक बार जल्दी से बैलेंस शीट को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। WCR दे रखा है, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। EPF दे रखा है, कोई एक इंसान होगा बर्मन जिससे हमने लोन उठाया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ यहीं से क्लियर कर दूं कि जब लोन इधर की साइड पे, इसका मतलब हमने लोन उठाया है, और अगर ये लोन इधर लिखा होता तो इसका मतलब हमने लोन दिया है। ठीक है, तो वो हमारी असेट हो जाती। फिर ऐसे ही हमें गुडविल दे रखी है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, 60,000 की जो भी है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू जिसकी दे रखी है, बुक वैल्यू भी दे रखी है। डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। अब चलो एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें क्वेश्चन शुरू करना है। एडजस्टमेंट को रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर लो कि देखो हमें क्या क्या बनाना है। रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाना है। तो हम सबसे पहले विदाउट कोई किसी चीज़ का टाइम वेस्ट करे क्या करना है, एक काम करना, अलग अलग नहीं बनाना है। सबसे पहले ये गलती नहीं करनी कि अलग अलग नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, हमें एक साथ बना देना है, ताकि हम उसकी साथ साथ दोनों तरफ एंट्री करते रहें और हमारे कहीं पे भी नंबर ना कटें, एक बारी में बैलेंस शीट ठक से मैच हो जाए। क्योंकि अगर हमने एक भी एंट्री मिस कर दी ना, होता क्या है कि हम लोग पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, उसको मैच करते हैं, तो रिवैल्यूएशन हो जाता है, उसके बाद कैपिटल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बैलेंस शीट मैच नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को छोड़ दोगे जिसकी वजह से आपका मैच नहीं हो रहा होगा।
ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे साइमल्टेनियसली बनाना है। देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है, रीवैल्यूएशन ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में नया पार्टनर भी आएगा तो उसका भी नाम जुड़ेगा। यहाँ पे मैंने पूरे नाम नहीं लिखे हैं, आशुतोष, विवेक और सी, तो आप ध्यान रखना कि आपको आशुतोष, विवेक और सी, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो रही थी तो मैंने ABC लिख दिया ताकि आपको वो चीज़ क्लियर रहे, पर आप आशुतोष, विवेक और चारू ही लिख के आओगे, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट में रुपीज़ का सिंबल ज़रूर लगाना है, जैसे अमाउंट में रुपीज़ का सिंबल लगाना है जहाँ पे आपके नंबर ना कटे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ होती है, जब पूरा क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आपका आधा नंबर इन पे कट जाएगा। फिर आता है बैलेंस शीट बना दी मैंने यहाँ पे, मतलब आपका ये ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए ताकि आप सामने सामने ही पोस्टिंग कर सको और आपकी कोई एंट्री ना छूटे। देखो अब है चारू कॉन्ट्रीब्यूट, जो नई पार्टनर है, कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 60% ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, वो ये है कि जो नया पार्टनर है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। इसका मतलब उसकी हमें कैपिटल बताई नहीं गई है, जो पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसके बेसिस पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? इसका मतलब इसका हमें अभी एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, ये जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब इसकी ये वाली चीज़ करी जाएगी। फिर है 60% ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब क्या है कि जब वो कैश गुडविल लेके आएगी तो वो उसमें से सिर्फ 60% ही कैश में ला रही है, बाकी की वो कैश में नहीं ला रही है। तो जो बाकी की नहीं ला रही है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो अभी हम देखेंगे। पर अब ये गुडविल निकालेंगे कहाँ से? कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाली गुडविल करनी है। नहीं, जो पुरानी गुडविल है उसको हमें सीधा सीधा पुराने पार्टनर्स में बांट देना होता है, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है वो नई वैल्यूड वाली गुडविल पे लाता है। जो ये वाली गुडविल होती है ये वैल्यूड गुडविल होती है, जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो दोबारा से वैल्यू करी जाती है, ठीक है। और वो वाली गुडविल होती है जो पहले से चल रही होती है, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो दो जो पुराने पार्टनर काम कर रहे थे उनकी चल रही थी, ठीक है। तो इस चीज में ध्यान रखना कि इस गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है, इस गुडविल की एडजस्टमेंट आपको नेक्स्ट में या नीचे कहीं दे रखी होगी। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, मैं सेकंड पॉइंट रीड कर रही हूँ, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed year, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडेड 31st March वर 2017 में आपको 4,80,000 दे रखा है, 2018 में 9,30,000 दे रखा है और 2019 में 13,80,000। इन्होंने मुझे बोला है लास्ट 3 completed years। कुछ चीज़ें मैं साथ साथ समझाऊंगी। देखो मान लो अगर इस 3 की जगह पे ये दे देते कि 4 completed years हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 3 साल का आपको बैलेंस दे रखा होता, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक और ईयर होता उसका मतलब इस वाले ईयर का आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस दिया होता है, या तो यहाँ दिया होता है यहाँ, तो क्या देते वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में होता, ठीक है। अब उसको कैसे पहचान करना है? अगर वो लाइबिलिटी साइड होता तो वो ऐड होता, लेकिन अगर एसेट साइड पे होता तो वो लेस होता। मतलब अगर स्टेटमेंट ये हो जाती, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट लास्ट, क्लियर कर देती हूँ, लास्ट 4 completed years, तो आप क्या करते, 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000, और फॉर मान लो इस साल का जो आपको प्रॉफिट हुआ होता वो हुआ होता 2 लाख रुपए का, या ठीक है 15 लाख रुपए का, तो अगर वो इधर लिखा होता तो वो 15 लाख इनके टोटल में से माइनस हो जाता, और अगर इधर होता तो 15 लाख यहाँ पे प्लस हो जाता। क्लियर है? इस वाले कंसेप्ट की चीज़ क्लियर है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी, तो डरना नहीं है कि इसने यहाँ पे 4 साल बोला है, यहाँ 3 years दे रखे, इसका मतलब क्वेश्चन में गलती है। नहीं, बोर्ड वाले क्वेश्चन गलत नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में वो चीज़ गिवन होगी। अब देखो इस गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, जिनको कुछ नहीं आता है सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, कि जो 2 पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कई बार 2 पार्टनर में से सिर्फ एक सैक्रिफाइस कर रहा हो नए वाले पार्टनर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम होता क्या है ना, नए पार्टनर को ला रहे हैं तो किसी एक को तो भैया कुर्बानी देनी पड़ेगी ना अपने शेयर की, अपने प्रॉफिट की, जो उसका हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे निकाला, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड शेयर कितना था, 3:2। तो अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ए का शेयर कितना बना, 3/5, क्योंकि हम 3 करते हैं और उसके बाद इन दोनों का प्लस कर देते हैं, माइनस 4/10,
क्योंकि नई रेशो क्या थी 4:3:3, तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 4/10। तो जब मैंने निकाला क्या है 2/10। फिर ऐसे मैंने बी का निकाला, तो बी का क्या है 2/5 - 3/10। तो यह आया 1/10। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेम है। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। सैक्रिफाइसिंग मिल गया। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका एक ही काम होगा कि अगर आपको ओल्ड शेयर दे रखा है तो अगर न्यू नहीं दिया तो न्यू निकालने की कोशिश करो, अगर न्यू दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग निकालने की कोशिश करो। इन शॉर्ट आपको नई रेशियो, पुरानी रेशियो और ओल्ड शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद आपकी एडजस्टमेंट शुरू होती है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी थी, उसने कहा था सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना था पिछले 3 साल का, क्योंकि यहाँ 3 की बात हुई थी, चौथा तो मैंने सिर्फ समझाया था, फोर्थ वाला मैंने सिर्फ समझाया था, बट 3 ईयर का दे रखा है। तो 4,80,000 + 9,30,000 + 13,80,000 डिवाइड बाई 3। मेरा 3 क्यों, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 9,30,000। फिर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट सीधा सीधा गिवन था 5,30,000। तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया 4 लाख रुपीज़ का। कितना आया 4 लाख रुपीज़ का। मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा सा जूम इन कर सकती हूँ, ठीक है। 4 लाख 4 लाख रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट आया। फिर फर्म्स गुडविल, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, तो ये आ जाएगा इनटू 2, जिसे हम बोलेंगे 8 लाख रुपीज़। क्लियर है। वर्किंग नोट अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। अभी प्रैक्टिस में कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वर्किंग नोट बनाने में हार्डली 8 मिनट लगता है और उसके बाद पूरा टाइम क्वेश्चन का है, मतलब 20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लैग करोगे, ठीक है, वो फिर आपकी कमी है, उसमें और किसी का दोष नहीं है। फिर है सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना, ये जो हम निकालते हैं ना, ये पूरे फर्म की निकालते हैं। जब नया पार्टनर आ रहा है तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी बन रही है, क्योंकि होता क्या है ना, नया पार्टनर आया तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, कि हम लोग कितना ले सकते हैं अपना, किसी को हम किसी को अपना एडवांटेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप और हम बिजनेस कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी को हम ला रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ना कि हमें उसे कितना लेना चाहिए, कि हमारी मार्केट में पहचान, हमारी मार्केट में गुडविल कितनी चल रही है, ठीक है। तो मैंने पहले वही कैलकुलेट किया, उसके बाद ये निकाला कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको इस गुडविल का कितना लाना था। अब उसका शेयर क्या था 4:3:3 था, तो इसका मतलब उसका शेयर कितना है 3/10। तो 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 2,40,000। इन शॉर्ट उसको जो टोटल गुडविल लानी है वो लानी है 2,40,000 की, ठीक है। पर मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो सिर्फ जो नई पार्टनर आ रही है या आ रहा है उसको सिर्फ 60% वो कैश में ला पा रहा है। होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमने बात तो कर ली कि भाई तुझे गुडविल लेके आनी है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अभी इतना ही कैश में दे सकता हूँ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो अभी थोड़ा रुक के दे दूंगा। अब हमें करना तो उसको पार्टनर तो बना नहीं है और उसका शेयर भी लेना ही है, तो हम एंट्री कैसे करते हैं, जितना पोर्शन उसका आ गया है कैश में उसको तो आप बैंक से या कैश से एंट्री कर दोगे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे गुडविल नहीं आता क्योंकि हम नए पार्टनर से मंगा रहे हैं, तो ये फायदा है प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री है, ये मैंने बैंक से क्यों करी, क्योंकि बैंक का मतलब क्या हुआ कि जितना आया, और यहाँ पे मैंने निकालना था 60%, तो 2,40,000 का अगर मैं 60% निकालूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1,44,000, ठीक है। फिर दूसरी चीज समझते हैं, अब जितना पोर्शन वो नहीं ला पा रहा है, जितना पोर्शन नया पार्टनर नहीं ला पाता है, उसकी एंट्री हमेशा ध्यान रखना उसके करंट अकाउंट में होती है। क्योंकि हम लोग ऑल्दो वो पैसे नहीं ला रहा, लेकिन हम उस एंट्री को ड्यू कर देते हैं कि अब ये पैसा लाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लाएगा ही लाएगा, लाना तो उसे है ही, ठीक है। तो हमें रिकॉर्ड करना है क्योंकि हमें उससे लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, PFG में हमने बैंक का डाल दिया था 144, जितना वो नहीं लाया उसको क्या कर देना है करंट अकाउंट में। देखो मैंने क्या लिखा है, सीज करंट अकाउंट, है ना। तो सीज करंट अकाउंट, इसका मतलब वो लाएगा देगा। फिर जितना भी टोटल कैपिटल थी, ये मत करना कि जितना बैंक में आया है सिर्फ उतना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे, नहीं, उसकी टोटल जितना उसका शेयर बन रहा है नए पार्टनर्स में तो दे ही देना है, वो मतलब ओल्ड पार्टनर्स में तो दे ही देना है, ठीक है। अब ओल्ड में भी उनको जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे थे,
है ना, ए और बी भी, तो मैंने उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2,40,000 को बांट दिया। क्लियर है, इसका मतलब मैंने इसको 2:1 में बांटा, तो 1,60,000 तो ए को मिलेगा और 80,000 बी को मिलेगा, जो कि सी शेयर ला रहा है। तो इसका मतलब जो सी गुडविल का पार्ट ला रहा है उसमें से 1,60,000 ए को दिया जाएगा और बी को 80,000 दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई। देखो ये एंट्री पोस्ट कैसे होगी, सबसे पहली एंट्री है बैंक टू पीएफजी। तो अब मैंने देखा कि मुझे बैंक का तो कुछ बोला नहीं है, बट आप अपनी प्रेफरेंस के लिए, ताकि आपका आंसर एक बार में सटीक आंसर सही आए, तो यहाँ पे क्या करना है, बैंक का अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अभी हमने बैलेंस शीट तो खाली करी नहीं है, पर जो जो एंट्री आ रही है उसको तो पोस्ट कर सकते हैं। तो बैंक टू पीएफजी था, इसका मतलब बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो देखो मैंने कहाँ डाला है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,44,000। अब आप बोलोगे मैंने 2,40,000 क्यों नहीं डाला, 2,40,000 इसलिए नहीं डाला क्योंकि कैश में तो वो सिर्फ 1,44,000 ही ला रहा था ना, तो बैंक में तो उतनी ही एंट्री जाएगी। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पोस्ट हो गई। अब दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरी एंट्री क्या बोल रही है, सी का करंट अकाउंट को डेबिट करना। देखो पीएफजी की एंट्री कहीं नहीं जाएगी, मतलब वैसे कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये तो काउंटर बैलेंस हो रहा है, इसको तो बस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 96,000 रुपीज़ है करंट अकाउंट में, तो यहाँ पे सी को देखो डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 2A's 2B's, क्योंकि जाएगा तो इनको ही, लेकिन कितना, करंट अकाउंट से उतना ही जाएगा जितना वो नहीं ला रही थी। तो 96,000 का 2/3 और 96 का 1/3 उन दोनों को दे दिया जाएगा। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा 64,000 एंड 32,000, क्योंकि जितना नहीं ला रहा उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, अब एक एंट्री बची भाई, उनके कैपिटल अकाउंट में भी तो रिकॉर्ड करना है, तो कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही रहे थे। चलो वापस चलते हैं पीछे, ये रहा मेरा ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने कहाँ डाला, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आधा हिस्सा तो प्रीमियम फॉर गुडविल से आया ना, जो वो कैश में ला चुका था, और जो वो नहीं लाया था कैश में वो उसके करंट अकाउंट से एंट्री कर दी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार अमाउंट देख लो। प्रीमियम फॉर गुडविल में 1,44,000 को बांटा गया, क्योंकि जो वो कैश में ला चुका था। ठीक है, जो वो नहीं लाया है, नहीं लाई, जो भी पार्ट है उसको मैंने उसके करंट अकाउंट से एंट्री करी। तो ये दो एंट्री मेरी गुडविल की होगी। तब आपको ध्यान रखना है, जितना अमाउंट नहीं लाएगा वो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, और जो लाएगा वो कैश से एंट्री होगी। और अब देखो मैंने जब एंट्रीज लिखी ना जर्नल, तो मैंने ध्यान से उसको हर जगह पे पोस्ट भी कर दिया। अगर मैं नहीं लिखती तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता, अगर मैं ओवर स्मार्ट समझती कि मैं हवा में कर दूंगी तो मैं कहीं ना कहीं एक एंट्री को छोड़ देती, जो कि मैंने नहीं किया। तो मेरा देखना इसमें तो कहीं मिस्टेक होगी नहीं। ठीक है, आगे चलें। फिर आया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन। ठीक है, अब हमने दो एंट्री मतलब ये वाली तो यूज़ कर ही ली है, इसका बस एक पोर्शन बचा हुआ है ये उसका कैपिटल वाला, क्योंकि वो हमें एंड में कैलकुलेट कर पाएंगे तो उसका कोई देखना नहीं है। फिर बोला गया बेस्ड ऑन गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स रिपोर्ट लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 1,60,000। जब एट वर्ड लग जाता है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझने में भी गड़बड़ होती है, उसने कहा कि उसको वैल्यू किया गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू पाई गई उस समय वो 1,60,000 पाई गई। तो अगर मैं एक चीज़ को देखूं, यहाँ पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, 60,000 का है, और उसकी वैल्यू हमने कितनी देखी, 1,60,000 की। तो 1,60,000 मतलब 1,00,000 का डिफरेंस है, तो वो 1,00,000 क्या हो गया, मेरा फ़ायदा। तो देखो मैंने उसे कहाँ डाला है, लैंड एंड बिल्डिंग में 1,00,000 रुपये डाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो ही आएगा। कोई भी प्रॉफिट या इनकम है तो इधर आएगी, कोई भी लॉस या एक्सपेंस है तो इधर आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 से बढ़ गया था, मैंने यहाँ डाल दिया। साथ में बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग खत्म तो नहीं हुई है ना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो गई है। तो वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, 1,60,000। तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि यही चीज़ हमने अगर साइमल्टेनियसली पोस्ट नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे कि ये अरे ये तो रह गया इसलिए मैच नहीं हुआ। वो मैच ही करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और जल्दीबाजी में बोर्ड के पेपर में आप उस चीज़ को छोड़ आओगे। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इसने एक और चीज़ बोली थी कि जब हमने ये वैल्यूएशन कराई तो उस वैल्यूअर को, जिसने वैल्यू करा, उसको हमने 5,000 रुपये एज अ फी पे करी। तो एक बात बताओ, इसका लैंड एंड बिल्डिंग से कोई लेना देना है नहीं। हमने जो पेमेंट करी होगी वो कंपनी के बैंक अकाउंट से करी होगी, और जब करी होगी तो ये मेरा खर्चा होगा।
और मैंने अभी जस्ट बताया कि खर्चा या कोई नुकसान आता है तो कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे। तो मैंने क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये वैल्यूअर फी में मैंने उस वैल्यूअर को दे दिए। क्योंकि मैंने बैंक में एंट्री करी है तो मैंने बैंक अकाउंट बनाया था अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय रीवैल्यूएशन। उधर एंट्री थी ना टू बैंक, तो इधर अपोजिट साइड पे आ गई, तो बाय रीवैल्यूएशन 5,000 रुपये। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ये एक्स्ट्रा मिलेंगी एक्सपेंसेस की, तो उसको कहीं पे भी असेट में नहीं ऐड करना है, ध्यान रखना। असेट को खरीदते बेचते समय अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो इस टाइम पे, या उसकी वैल्यूएशन करा रहे हो, फ़ी पे कर रहे हो, वो उसका असेट से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीज़ हम 11th में भी पढ़ चुके होते हैं, ये एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को कर दिया और यहाँ पे आप डाल दोगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो वीडियो को रिवाइंड करना, पॉज कर करके देखना, बट इसको तरीके से समझना कि मैंने बोला क्या है। ठीक है, फिर है, एक सेकेंड, नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 26,000। स्टॉक को 26,000 से हमने ओवर वैल्यू कर रखा था। इसका मतलब हमने 26,000 एक्स्ट्रा शो कर रखे हैं जो कि हमारे स्टॉक में अभी है ही नहीं। तो अगर मैं स्टॉक देखूं कितने रुपए का है, ये है 3 लाख रुपए का, आई गेस 3 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा नुकसान हो गया ना, मैंने स्टॉक को सोच रखा है 3 लाख का है, जिसमें जबकि मैंने 26,000 जबरदस्ती के ऐड कर रखे हैं। ओवर वैल्यूड बाय वॉज पास लग रहा है, तो मैंने गलती से उनको बढ़ा रखा है। तो क्या करेंगे, नुकसान हो गया है, टू स्टॉक में 26,000 घटा देंगे और यहाँ पे स्टॉक में 3 लाख में से 26 गए, 2,74,000 बैलेंस शीट में मैं डाल दूंगी। क्लियर है वाली चीज़। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5,000 ऑफ द डेटर। आपको जो प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे वो 5% बनाने। मेरे डेटर कितने के हैं, 1 लाख रुपए की, और 1 लाख का 5% क्या हो गया, 5,000 रुपये, और मैंने बना कितने रखे हैं, 10,000 रुपये। इसका मतलब मैंने प्रॉफिट में से जो प्रोविजन बना रखा है, मैंने 5,000 रुपये तो ज़बरदस्ती के ब्लॉक कर रखे हैं जो कि मुझे करने ही नहीं है ना। तो ये तो मेरा अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया तो कहाँ जाएगा, अभी हमने पढ़ा वो चीज़ रीवैल्यूएशन में। देखो कि मेरे को एग्जिस्टिंग 10,000 था और मेंटेन 5 ही करना था, तो 5 का फ़ायदा हो गया, वो मैंने डाल दिया रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 5,000 ही बनाना है तो मैं गई बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैंने क्या किया, 1 लाख था, उस 1 लाख में से 5,000 को माइनस किया, क्योंकि जहाँ मैंने 10 कर रखा था वहाँ भी सिर्फ 5,000 माइनस करना था, तो वो क्या हो गया, 95,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कोई एक वर्कर था जिसके को चोट लग गई, कुछ भी हो गया, उसको 10,000 रुपये का हमें कंपनसेशन देना है। तो जैसी कंपनसेशन की बात हुई, हमारे बैलेंस शीट पे रिजर्व कितने का बन रहा है, 20,000 का, उसमें से 10,000 का कंपनसेशन है। तो हम क्या करते हैं जनरली, जब हमारे पास WCR होता है, तो देखो 20,000 का WCR है, उसमें से 10,000 का कंपनसेशन है, तो मेरा बचा कितना रिजर्व, 10,000 रुपये का। तो ये तो मेरा बच गया ना इस साल। तो ये क्या कर देते थे हम, ओल्ड पार्टनर्स में उनकी OPSR में बांट देते, OPSR मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। लेकिन जब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए, एक सेकेंड, जब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए कि बोला गया है क्वेश्चन में कि जब नया पार्टनर आ रहा है ना, तो देखो एक ना काम बढ़ता है कि एक नया पार्टनर आ रहा है, हमारे पास एक रिजर्व था, हमने उसको ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया, और फिर से जब नया पार्टनर आएगा हम फिर से रिजर्व को बनाएंगे। तो इससे अच्छा हम एक काम ना करें कि हम उस रिजर्व को कंटिन्यू रखें, और उसमें जो ऊपर नीचे होगा वो हमारा नया पार्टनर हमको कॉम्पनसेट कर देगा। ठीक है, तो इस वाले केस में जब आपको बोले कि आपको किसी भी रिजर्व को या किसी भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को कंटिन्यू रखना है, मतलब जैसे वो हैं बैलेंस शीट में वैसे ही शो करना है, तो इसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमेशा करंट अकाउंट से, हमेशा करंट अकाउंट से। अगर इन केस वो बोल दे कि कैपिटल से करना है तो कैपिटल से करना, लेकिन अगर करंट बोलेगा तो करंट से ही करना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलेगा तो भी करंट से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, लेकिन इसकी मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो अगर आपका ये पकड़ लिया तो टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, देखो
इन्होंने बोला है कि जो एक दो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, WCR और इसने बोला IFR। मैं एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चन में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म्स आफ्टर एडजस्टिंग, मतलब उनको एज इट इज शो करना है जैसे वो थे, लेकिन इनमें से जो लॉसेज हो रहे हैं उनको हटा देना है। दिस एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका मतलब उसको करंट अकाउंट से हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जितना भी वो WCR वो रिजर्व था मैंने वो लिखा 20,000 का, उस पर इन्होंने बोला मैंने क्लेम दिया है 10,000 का, तो मेरा रिमेनिंग कितना है, मुझे बस ये निकालना है कि मेरा बचा हुआ कितना है WCR 10,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने IFR देखा। IFR क्या था, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, सॉरी। IFR क्या था मेरा, IFR था वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये रहा 10,000 रुपये का। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन्वेस्टमेंट बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वह 50,000 रुपये और उसकी मार्केट वैल्यू है 45,000 की। इसका मतलब मेरे को 5,000 का लॉस हुआ है। जिस इन्वेस्टमेंट को मैं 50 का मान रही थी वो सिर्फ 45,000 की है, तो वो 5,000 का लॉस कहाँ से राइट ऑफ होगा, IFR से। इसलिए हम IFR बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है तो हम लोग उसको IFR से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, देखो यहीं पे करी, तो ये मेरा जो बचा कट पिट के, इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये 15,000 रुपये बचा। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, कोई सैक्रिफाइसिंग किसी चीज़ को दिमाग नहीं लगाना। इस 15,000 रुपये को जितना भी बचा हुआ रिजर्व है सब लॉसेज हटाने के बाद उसको ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो अगर मैंने ओल्ड रेशो में बांटा तो क्या है 9,000 और 6,000, क्योंकि 3:2 थी। और फिर मैंने इसको न्यू रेशो में बांट देना है जो कि है 4:3:3, जिसके हिसाब से ये बटेगा 15,000, 6,000, 4,500, 4,500 में, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप देखोगे इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव। जिसका भी आंसर नेगेटिव आएगा उसको डेबिट कर देना है और बाकी जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट कर देना है। किससे, करंट अकाउंट से। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई, C's करंट अकाउंट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट, और ये एंट्री मैच कर जानी चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 4500 है, 3 + 1500 4500 ही बैठता है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग करनी है, करंट से हो रही है, तो देखो करंट से हो रही है, एक सेकेंड, तो C's करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो 2A's 2B's 3,1500 यहाँ आ गया, और बाय C करंट 3,1500 यहाँ आ गया। मैंने डाल दिया ये वाली चीज़, क्लियर है ये वाली एंट्री। फिर से बता दे रही हूँ, जब भी कोई रिजर्व, इसमें नाम दे देते हैं, ठीक है, कई बार बोलेंगे सारे रिजर्व्स, तो फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जितने रिजर्व्स होंगे उनकी भी यही चीज़ करनी है कि उन सबको ऐड कर लेना है। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो भी अमाउंट बचेगा उसको ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो और सॉल्व कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है, करंट से ही जाएगी। अब मेरा यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली। अब चलते हैं वापस अपनी बैलेंस शीट पर। ठीक है, क्योंकि जब हम सारे अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे फिर बैलेंस शीट पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट खाली करनी है। पहला क्या है, आशुतोष की कैपिटल, विवेक की कैपिटल, तो इसको ज़रा कैपिटल में डाल दे। कैपिटल का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, इधर आता है बाय बैलेंस BD में, ये रहा मैंने डाल दिया 1,76,000 1,54,000। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन और IFR। इन्होंने क्या कहा था कि वर्कमैन कंपनसेशन और IFR को एज इट इज शो करना है। तो देखो बैलेंस शीट में चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले IFR है 5,000। 5,000 क्यों रह गया, क्योंकि इसमें से 5,000 का लॉस हट चुका है। WCR उसमें से भी 10,000 का लॉस हट चुका है, तो 10,000। और ध्यान रखना जो भी क्लेम होता है उसको भी हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन अगर क्लेम है तो उसको लेके आएंगे। अब आप कहोगे इन्वेस्टमेंट का लॉस क्यों नहीं दिखाया, दिखाया है हमने। इन्वेस्टमेंट देखो 50,000 थी, उसको हम 45,000 पे ले आए। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पूरा ऐसे आएगा। क्लियर है, ध्यान रखना क्लेम भी हमेशा यहाँ पे शो होगा। ये जब है जब हमारे पास WCR और IFR को मेंटेन रखना है। अगर ये मेंटेन नहीं करना होता तो क्या होता कि सिर्फ क्लेम आता हमारा यहाँ पे, और ये CR और IFR जो होता सीधा सीधा जो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे बांट देते हम ओल्ड रेशो में, बाय WCR बाय IFR, और ओल्ड रेशो में हम इनको बांट देते। ठीक है, इसका भी अगर होगा तो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगी, बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि इसमें केस में आपको ऐसे करना है। ठीक है, फिर है EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखना उसका कुछ भी नहीं होता है, वो एज इट इज बैलेंस शीट में शो होगा।
तो हमने यहाँ पे उसको एज इट इज शो कर दिया। और एक था कोई सा बाहर का बंदा था, उसका लोन था, तो हमने उसका लोन भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया एज इट इज़। ठीक है, बची हुई चीज़ें आपको एज इट इज़ उठा के डालनी होती हैं। फिर है गुडविल। गुडविल पुरानी वाली है तो पुरानी वाली पुराने पार्टनर्स में बांट दो। ये देखो मैंने क्या किया है, 2 गुडविल, जितनी भी असेट की साइड होगी वो 2 साइड पे आएगी, तो मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दी। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ बची हुई है, रुको दिखाती हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने डाल दी, डेटर्स मैंने डाल दिए, स्टॉक मैंने डाल दिया। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, टू बैलेंस BD, क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस है, इसको डाल दिया मैंने। चलो ये भी कर दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, अब क्या बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ होता क्या है, अगर नहीं ध्यान रहेगा। जैसे मान लो आपने कियारा अडवाणी से, आपकी कंपनी है कियारा अडवाणी, ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई वो नहीं है, ठीक है, उससे आपने अपना एडवर्टीजमेंट कराया और उसने एक साथ आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है, लेकिन उसका वो ऐड आप 10 साल तक यूज़ करोगे, है ना। तो 10 साल तक तो ये नहीं होगा ना कि वो कियारा अडवाणी आपसे कहते रहेगी भैया अभी 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, वो तो एक बार पैसे लेके चली गई, लेकिन उसका इफेक्ट आपका 10 साल तक आएगा। तो हम क्या करते हैं, उस 1 करोड़ के अमाउंट को 10 साल में बांट देंगे, तो क्या होगा, 10 लाख 10 लाख 10 लाख हर साल आएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में डाल देते हैं कि 10 साल इस साल लगा, 10 साल इस साल का है, 10 साल इस साल का है। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी 11th में, मैचिंग प्रिंसिपल, राइट। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि इस साल का खर्चा इसी साल से राइट ऑफ करना होता है। तो अगर मैं देखूं तो उसने ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, कियारा अडवाणी ने ऐड कर दिया, इट्स ओके, वो पैसे भी ले गई, लेकिन उस 10 लाख में जो इस साल का यूज़ हो रहा है वो सिर्फ 10 लाख का ऐड यूज़ हो रहा है ना, तो उसको इस साल शो करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है। तो नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, इसको भी हम पुराने पार्टनर्स में यहाँ पे बांट देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। ये चीज़ कर दी। क्या मेरा बैलेंस शीट में कुछ बचा हुआ है, अब नहीं बचा हुआ है। अब तो सिंपल क्वेश्चन बचा है, क्या करना है, यहाँ आते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। रीवैल्यूएशन को बैलेंस किया, जब इधर बैलेंस बचता है तो क्या होता है, गेन, और इधर बचता है तो लॉस। मेरा गेन आ रहा है, मैंने इसको पुरानी रेशो में बांट दिया, ठीक है। जब मैंने बांट दिया तो अब मैंने इस गेन को उठाया और यहाँ से यहाँ डाल दिया, ठीक है, मैंने ये भी डाल दिया। अब जब मैंने ये डाल दिया, अब एक चीज़ को, हाँ ठीक है, डाल दिया मैंने इसको भी। उसके बाद देखो, नए पार्टनर का ना मेरे पास ये अभी था नहीं, ये अभी कुछ नहीं है, मुझे दिया हुआ नहीं गया है। मुझे सिर्फ क्या करना है, क्योंकि नए पार्टनर की जो कैपिटल आ रही है ना, वो मुझे पुरानों के बेसिस पे निकालनी है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, A और B को बैलेंस किया, दैट्स इट। अभी मैं और कुछ नहीं कर सकती। ये 3 लाख भूल जाओ कि ये भी है, ये तो हम निकालेंगे, ये है नहीं, है ना। तो आप सिर्फ A और B को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे इसका बैलेंस CD आएगा, वो आप निकाल दोगे। इतना काम कर लिया, क्लियर है। उसके बाद आते हैं, अभी बैलेंस शीट को तो बंद कर नहीं सकते क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो यहाँ आते हैं, हमारे पास क्या बचा, बैंक अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट बचा हुआ है, लेकिन बैंक को अभी पूरा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी जो नया पार्टनर है उसका पैसा जो आएगा वो तो कैश में आएगा, और कैश की तो अभी हमें एंट्री नहीं पता। चलो, तो अब उससे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है, इसका मतलब नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। अब इस चीज़ को समझना कैसे करना है। जो पुराने पार्टनर का बैलेंस CD आया है उसको आप प्लस करोगे, ठीक है, और उनका जो शेयर बन रहा है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे, उन दोनों का मिलाकर। मतलब 3 पार्टनर भी अगर पुराने होते तो उन तीनों का मिलाकर, है ना। तो क्या करते, इनका शेयर क्या था, 4:3:3। इसका मतलब A और B का शेयर कितना है टोटल, 7 आउट ऑफ 10, तो इंटू 10/7 कर दिया, मतलब मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, जब हम उल्टा कर देते हैं ना तो हमें पूरे फर्म की कैपिटल पता लग जाती है, और पूरे फर्म में कौन आता है, नया पार्टनर भी तो ऐड होगा। तो इसका मतलब अगर उसमें से 7 लाख दोनों पुराने पार्टनर की है तो नया पार्टनर कितने पैसे लाएगा, 3 लाख रुपए। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। जब नए पार्टनर की कैपिटल पुराने वालों के बेसिस पे निकालनी हो तो क्या करेंगे, पुराने वालों का बैलेंस CD प्लस इनटू उनके ही शेयर से रेसिप्रोकल, ठीक है, और जो भी फर्म की कैपिटल आएगी उसमें से इन पुराने पार्टनर्स का टोटल करके आप निकाल दोगे तो नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब जब नए पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक में भी आएगी, भाई बैंक में पैसा लाएगा, तो हमने एक तो यहाँ डाल दिया 3 लाख रुपए, है ना, टू सीज कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या होगी, सीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
अब उसका कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, ये रहा बाय बैंक अकाउंट। उसके में और कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं क्योंकि वो तो और कुछ लाएगा ही नहीं, तो उसका बैलेंस कर देंगे 3 लाख रुपए, उसका बैलेंस सीडी में आ गया। अब मुझे तीनों का बैलेंस सीडी मिल गया, मैं इसको उठा के कहाँ लाऊंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे देखो तीनों का डाल दिया और कितना हो गया 10 लाख रुपए। नहीं शो हो रहा है तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये रहा तीनों का 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। बट अभी भी अगर आप बैलेंस शीट को मैच करोगे तो वो मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी आप एक चीज़ भूल गए हो। क्या भूल गए हो, आपने करंट अकाउंट भी तो बनाया था, उसको बैलेंस करो। जब आप बैलेंस करोगे तो देखो इधर भी बैलेंस बच, हो सकता है इधर भी बैलेंस बचे इधर, क्योंकि हमने पढ़ा है करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो ध्यान रखना जब आप इसको बैलेंस करोगे तो अगर इधर बच रहा है तो वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा और इधर बच रहा है बैलेंस सीडी तो वो असेट साइड पे जाएगा, जो कि मैंने लिख भी दिया है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको खुद को ध्यान रहेगा कि ऐसे करनी है इसकी पोस्टिंग, है ना। तो इसमें देखो ए और बी का जो है वो किधर बच रहा है, हमारा डेबिट साइड पे, इसका मतलब लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ डाला है करंट अकाउंट में, ये रहा इसका और ये रहा सी का, सी इज करंट अकाउंट, ये डाल दिया। अब बस मेरी एक फाइनल चीज़ बची हुई है जो कि क्या है, क्या है, अगर आप दिमाग लगाओ, मेन चीज़ तो भूल ही गए ना, बैंक अकाउंट का बैलेंस। बैंक नहीं डाला तो फिर क्या डाला, है ना। तो बैंक अकाउंट को डालो, बैलेंस सीडी 6,89,000। देखो अभी अगर आप इसी चीज़ को बैलेंस शीट में करते ना प्लस माइनस तो आपको बड़े दिमाग लगाना पड़ता कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए। यहाँ सिंपल है, आपको पता है यहाँ आपने डाला, इसको ऐड करो, इसमें माइनस करो, सीधा आंसर आ गया। इसलिए अपनी रेफरेंस के लिए अगर आपने वर्किंग नोट बनाना सीख लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप एक घंटे की अगर ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आधे घंटे खुद बैठना, एक क्वेश्चन ऐसा ही उठाना और उसको खुद सॉल्व करना। सेम इसी, जब इसको देख देख के करना, पर जब खुद करोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है एडमिशन इज़ वेरी इजी। लेकिन हम करते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, फिर हम कहते हैं पेपर हार्ड आया है। पेपर हार्ड नहीं होता, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, है ना। तो उस चीज़ को करो तो ये इजीली हो जाएगा और इसमें 6 से 10 नंबर यूँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो उसमें मैं आपको, ये तो पूरा क्वेश्चन है जिसमें 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो 2-2, 3-3 मार्क्स के होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। तो इन 2 वीडियोज़ को अगर आपने पक्के से कर लिया, एडमिशन में नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते रहेंगे, तो ये 1 शॉट रिविजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो, अब मैंने इस बैलेंस को यहाँ डाला, 1 सेकेंड, ये मैंने बैलेंस निकाला ना। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट को यहाँ डाल दिया, है ना। अब बस जय माता की करना है। ठीक है, जोर से बोलो जय माता की। तो जय माता की करके आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको यहाँ पे टोटल कर देना है। ये मैच हो गया, इसका मतलब आपका आंसर सही आ गया। ठीक है, जो कि अगर आप ऐसे चले जैसे मैंने आपको तरीका बताया तो ये गारंटीड मैच होना है। क्योंकि अगर आप देखो, होगा क्या ना, हमारी गलती क्या होती है, हम पहले इसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कहीं ना कहीं एक एंट्री जो यहाँ डालनी थी, करंट अकाउंट से यहाँ डालनी थी, बैंक से आनी थी, ह्यूमन माइंड है, हम भूल जाते हैं, इंसान ही तो हैं, भूल जाते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, वो गलती ही बस यहाँ पे फिर गलतियाँ करती रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो पोस्टिंग यहाँ गलत हुई तो ये मैच होने का नहीं है। और अभी आप अगर सीख रहे हो, अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो फिर भी आपको अपनी गलती पहचान में आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप शुरू कर रहे हो पढ़ना, रिवीजन करना, और इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में ले रखा है और इसमें से एक क्वेश्चन आने ही आना है, तो आपकी गलती होना फिर फिक्स है। तो ट्राई टू अवॉइड, अगर आपको आता भी है, आप बहुत प्रो भी हो और आपको नहीं भी आता है, तो सबके लिए यही अप्रोच है कि तीनों चीज़ों को एक साथ बनाओ, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करो। तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा और आप लोगों का आंसर भी मैच होगा। ठीक है, बस एक चीज़ और फाइनल में कंक्लूड कर देती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में जब आपको पता लगेगा ना कि करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है, तो करंट और कैपिटल में ध्यान रखना, जितनी भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे करी है, इसका मतलब कैपिटल से, वो फिर उस टाइम पे सारी करंट से होगी, क्योंकि वो कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो उस चीज़ में ध्यान रखना है कि ये जितनी भी बैंक की, पीएफजी की, ये सारी एंट्री आपकी किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में, और वहाँ से करंट अकाउंट का बैलेंस निकालोगे, वही चीज़ आएगी, इफेक्ट तो वही आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस बस बढ़ के आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का घट के आ जाएगा, मैच तो फिर भी होना ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, आपको कैपिटल अकाउंट ही दिया जाएगा क्वेश्चन में।
ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट का क्वेश्चन आपका बनता है फंडामेंटल वाले चैप्टर का, ना कि एडमिशन वाले चैप्टर का। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन था, इसमें हर एक एंट्री थी, हर टाइप की चीज़ को कवर कर दिया मैंने। रिजर्व्स को आपको अगर एंट्री से पास करना है, रिजर्व को शो करना है, नहीं करना शो तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, PFDD बढ़ रहा है, घट रहा है तो आप क्या करोगे, हर चीज़ को मैंने बहुत आराम से प्रिसाइसली कवर किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। कोई और डाउट आता है तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिंक में डाल दूंगी, आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी हम लोगों को वहाँ पे डाउट मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, और इसको रिवाइज करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल दी 12th वाले बच्चों को। ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम्स में एकदम नेल इट कर देना है कि हम तो कर ही देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को रिवाइज करो, इसका कुछ क्वेश्चंस करो, डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल दो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट लाइक एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर्स। अकाउंटेंसी भी हार्ड नहीं है, यू कैन डू इट बिकॉज आई बिलीव इन यू, सो यू हैव टू डू इट, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, थैंक यू।